कि जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी लगातार जोरदार चुनावी अभियान में जुट गए हैं। अब मोतिहारी की ढाका विधानसभा सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब सवाल ये है कि इस सीट पर जो मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं उनका क्या होगा। क्या उनको वापस से टिकट बीजेपी देने जा रही है या फिर बीजेपी यहां से किसी और को चुनावी मैदान में उतारेगी। ओवैसी के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं और साथ ही साथ आरजेडी से यहाँ पर कौन चुनाव में लड़ेगा, महागठबंधन के जो दावेदार है उनमें से किसको ये सीट जाएगी, ये कई बड़े सवाल हैं। हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इस सीट का समीकरण भी समझेंगे। किस उम्मीदवार की जीत की संभावना यहाँ ज्यादा है और क्यों है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका और दर्शकों का भी स्वागत है। सर देखिए, ओवैसी ने जो टिकट दिया है, राजपूत को टिकट दिया है। सबसे पहले तो इस पर थोड़ी बातचीत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ओवैसी तो वैसे मुस्लिम हितैषी बनते हैं, लेकिन उन्होंने राजपूत को टिकट दिया है, तो ये राजनीति भी थोड़ी अलग लग रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? तो इसमें कोई खास बात नहीं है। हमारे यहाँ तो मीर जाफर का इतिहास रहा है, भारत में जयचंद का इतिहास रहा है, कई लोगों का इतिहास रहा है। तो इसीलिए इस प्रकार अभी भी जो आपने देखा है कि अभी जो बिहार से का ही एक व्यक्ति पकड़ा गया है, ठीक है, आईएसआई का एजेंट होने के आरोप में, तो वो भी तो हिंदू ही है। तो इसीलिए ये बात कहना कि ओवैसी ने एक राजपूत को टिकट दिया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो ओवैसी क्या आपको पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का भी उम्मीदवार बनने को तैयार हो जाएंगे। तो इसमें कहा कोई विशेष टिकट किसको दिया है, नाम का खुलासा करेंगे आप? टिकट दिया किसे है? राणा रंजीत सिंह है जिनको वहां से टिकट दिया गया है। देखिए, एक बात तो तय है ना कि देश के अंदर जो समाज को तोड़कर राजनीति करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। उसमें ओवैसी तो नंबर 1 पर आते हैं। जिस प्रकार का फायर ब्रांड बयान देते हैं और जिस प्रकार की बातें वो करते हैं, जो माने दोनों ओवैसी, जूनियर और सीनियर दोनों, बैरिस्टर साहब भी और उनके जो छोटे हैं अकबरुद्दीन, वो तो और छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली स्थिति है। वो तो 15 मिनट में जो है पुलिस हटा लो तो पूरे माने जो 85% आबादी है उसको सफाया करने का बयान देते हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीज चलती रहती है। आप कोई खास बात नहीं होगी, लेकिन मुख्य मुकाबला वही मेरा सवाल वही है कि ओवैसी ने ठीक है उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ किया है और भी सीटों पर करेंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो दावेदारी में ओवैसी अभी कहीं फ्रंट में नहीं आ रहे हैं। इनके उम्मीदवार को सीधे कह दिया जाए कि ये सीधे टक्कर ले लेंगे, चुनाव जीतने की ताकत रखते, फिलहाल ये तस्वीर नहीं दिख रही, हमको भी नहीं दिख रही है। इसलिए मेरा फोकस है कि यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो कौन होंगे। क्या मौजूदा विधायक को टिकट जाएगा या टिकट कटेगा, किसी और को मिलेगा? देखिए अर्पिता, 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है कि पवन जायसवाल जो बीजेपी के अभी सिटिंग एमएलए हैं, वो पहले भी निर्दलीय भी जीत चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बहुत ज्यादा मोहताज नहीं है। हाँ, बीजेपी का टिकट मिलता है तो उनकी जीत की गारंटी बन जाती है, ठीक है, ये बात है। लेकिन वो पहले निर्दलीय भी जीत चुके हैं। ढाका एक ऐसा विधानसभा सीट है मोतिहारी जिले में अर्पिता, जहां पर की चुनाव अगर हिंदू वोट का बंटवारा होता है जब ही, तो फिर किसी मुसलमान के जीतने की संभावना बनती है। इसीलिए आपने देखा कि जब आपने कहा कि ओवैसी ने एक राणा रंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो मैंने कहा कि मीर जाफर का इतिहास हमारे देश में है, हमारे देश में जयचंद का इतिहास है। तो ये उसी कड़ी की बात मैंने कही थी, ठीक है। इशारा मैंने पहले ही कर दिया था कि वहां है सीधा कि बटेंगे तो हारेंगे, ठीक है। मतलब तो ओवैसी का निशाना जीतने के लिए नहीं है। वहां ओवैसी वहां पवन जायसवाल को हराने के लिए राणा रणधीर सिंह को वहां चुनाव लड़ा रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊं, आज से नहीं बल्कि 1990 के से ही वहां का चुनाव में कंप्लीट ध्रुवीकरण होता रहा है। अभी पवन जायसवाल है, पवन जायसवाल से पहले वहां अवनीश कुमार सिंह हुआ करते थे, भाजपा के विधायक, दबंग थे वो भी, जैसे पवन जायसवाल है वैसे वो भी दबंग थे।
और चूंकि अगर जब कभी भी वहां देखा गया, क्या ढाका विधानसभा सीट पर 90 से लेकर, चाहे वो अवनीश सिंह लड़ते हो या आज पवन जायसवाल लड़ रहे हो बीजेपी से, अगर हिंदू का वोट बढ़ता है तो बीजेपी हार जाती है, हिंदू का वोट यूनाइट रहता है तो ही जीत होती है। आप देख लीजिए ना, अभी भी लगातार। इसका मतलब ये है कि पवन जायसवाल चूंकि अपने आप में भी एक मजबूत शख्सियत है, काफी हद तक चुनाव जीतने की ताकत अपने दम पर भी रखते हैं, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी उनका टिकट नहीं काटे और दोबारा उनको मौका दे। ये तस्वीर बन रही है। देखिए 2020 में वो जो चुनाव जीते थे, अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीते थे, आरजेडी के फैजल अहमद को उन्होंने चुनाव हराया था। तो आरजेडी क्या रिपीट करेगी कैंडिडेट, या आरजेडी ने कुछ और सोचा है यहाँ के बारे में? देखिए, आरजेडी फैसल रहमान एक उम्मीदवार है उनके उसके पास, ठीक है, और दूसरा उम्मीदवार है आरजेडी से जिसका नाम चल रहा है, वो नाम है अबू दोजाना का। अबू दोजाना आपका नाम सुना हुआ होगा, पटना में A1 मॉल के मालिक हैं, ठीक है, और अरबपति सेठ हैं, और वही है अबू दोजाना जो कि तेजस्वी यादव का सगुना मोड़ के पास जो मॉल बन रहा था, उस मॉल की कंस्ट्रक्शन का काम वही अबू दुजाना की कंपनी कर रही है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि या तो फैसल रहमान होंगे या फिर अबू दुजाना ढाका विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लगभग ये तय है। ठीक है, देखिए वहां जो परिस्थिति है अर्पिता, वहां पर लगभग 40% मुसलमानों का वोट है, ठीक है, और जो 60% हिंदुओं का वोट है उसमें दो प्रमुख जातियां हैं, विशेष रूप से वैश्य वर्ग, और दूसरा है वहां पर वैश्य के बाद भूमिहार जाति के लोग, मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है, राजपूत भी है, लेकिन वैश्य और भूमिहार ये दो जातियां हैं वहां हिंदू में जो कि प्रमुख रूप से हैं। अगर इन दोनों में विभाजन होता है तो पवन जायसवाल हार सकते हैं, हार जाते हैं। आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं, 2015 में जब एक निर्दलीय उम्मीदवार वहां से खड़ा हो गए राम पुकार सिन्हा, ठीक है, तो राम पुकार सिन्हा के निर्दलीय उम्मीदवार ये जाति से भूमिहार थे, तो इनके खड़ा हो जाने से ही जो है वहां पर तय हो गया था कि पवन जायसवाल हार जाएंगे। उन्होंने वोट काटा 10,000 ही, लेकिन 10,000 वोट काटना 25,000 वोट को डिस्टर्ब कर देना होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे वहां पर जितना भी, और 2015 की बात की, 2010 की बात कीजिए जब पवन जायसवाल जीते थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, ठीक है, लेकिन मुसलमानों का वोट बट गया था। वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी ने जो है वहां नेक मोहम्मद को उम्मीदवार बना दिया, तो 2 मुसलमान लड़ गए। तो जब 2 मुसलमान लड़े तो फिर वहां पवन जायसवाल जीत गए आसानी से, ठीक है। तो और जब 2 हिंदू, जिसका भी वोट बढ़ता है ढाका विधानसभा में, दूसरे को फायदा करा देता है। इसका मतलब ये है कि जिस सीट पर अगर 2-2 सवर्ण या 2-2 हिंदू लड़ जाएंगे चुनाव, तो कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत जाएगा। वहां अर्पिता मैं करेक्ट कर दूं, वहां सवर्ण और बैकवर्ड की बात होती ही नहीं है। अच्छा, वहां सीधे हिंदू मुस्लिम का चलता है खेल। वहां सीधा फैक्टर है, अगर हिंदू वोट में बंटवारा हुआ तो पवन बीजेपी हारेगी, अगर मुसलमान वोट में बंटवारा हुआ या मुसलमान वोट में बंटवारा नहीं भी हुआ, हिंदू में बंटवारा नहीं हुआ, तो बीजेपी जीत जाएगी। वहां सीधा फंडा है, वहां कोई जात पात लंद फंद शुरू में दिखेगा आपको, जब चुनाव अभियान शुरू होता है जब, तो प्राय दिखेगा कि जाति में लोग बटे हुए हैं, सब तरफ चर्चा हो रही। अब कभी कभार तो होता है ऐसा जो माहौल बनाया जाता है कि भाई फलाना जाति के प्रतिष्ठा का सवाल है, तो ऐसा कुछ होता है, जैसा 2015 में हो गया। 2015 में ऐसा हुआ कि भाई ये भूमिहार का सीट है, ये अवनीश सिंह का सीट है, अवनीश सिंह के सीट पर वो बनिया कैसे जीत रहा है चुनाव। तो जब मैंने बताया कि वहां पर सीधा है, बटोगे तो हारोगे बटोगे तो हारोगे, इस सीट का है ये बड़ा आपने वही फंडा दिया है। मुझे लगता है अब ज्यादातर सीटों पर यही खेल होगा बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में, और इसीलिए शायद ओवैसी भी अब थोड़ा बहुत नहीं 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी और जानती है एक और चीज, जब अभी संजोग से मेरे मुंह से निकल के बटोगे तो हारोगे, ये बात जानती है केवल ढाका में नहीं पूरे बिहार में इस बार लागू होगा। बिल्कुल वही मतलब देखिए, मैंने यही बात कही प्रदीप जी आपके बोलने के बाद कि बटोगे तो हारोगे, ये अब ढाका की बात नहीं पूरे बिहार की बात है। और समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं, तो अभी पहलगाम का जो मसला उठ रहा है, उसके बाद तस्वीर और बदली है, और देश में 2014 के बाद की राजनीति काफी बदली है।
और जो अभी तक अस्पष्ट राजनीति होती थी कि जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर होता था, अब खुलकर वॉर होता है। अब यहाँ पर्दे के पीछे नहीं होता है, अब जो बोलते हैं लोग फ्रंट पर बोलते हैं। अब फ्रंट की लड़ाई में अब ये खुलकर खेल होगा इस बार के चुनाव में, ये तस्वीर दिख रही है। ठीक है प्रदीप जी, अगर आप फाइनल कमेंट करना चाहें, वैसे सारी बातें लगभग आपने स्पष्ट कर दी हैं इस पूरे विधानसभा सीट के बारे में। नहीं, मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता था कि देखिए, ये जो बटोगे तो हारोगे, ये 243 विधानसभा सीट पर लागू होगा। दो प्रकार से बांटने का प्रयास होगा। ठीक है, बीजेपी बांटने का प्रयास करेगी धर्म के नाम पर कि खतरा में हिंदू समाज है। ठीक है, और जो बीजेपी विरोधी ताकतें जितने भी हैं वो जात के नाम पर जो है बांटने का प्रयास करेगी। ठीक है, वो चाहेगी कि मुसलमान में बंटवारा नहीं हो, लेकिन हिंदू में जाति में बटा हुआ रहे वोटर। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से प्रयास होगा और इसी पर कि कौन समुदाय नहीं बटता है, उसी पर इस चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। 2025 का चुनाव जो है, बटोगे तो जी हारोगे, ठीक है, एक रहोगे तो जीतोगे। बिहार का समाज तय करेगा इस बार की इस चुनाव में। जो बड़ी बड़ी पार्टियां तय कर चुकी हैं कि हम ध्रुवीकरण करेंगे, उसको किस नजरिए से लेती है, किस तरीके से देखती है, ये बिहार की जनता इस बार तय करने वाली है। और इसीलिए दारोमदार इस बार बिहार पर आया। ठीक है प्रदीप जी, अब तो चुनाव काफी अलग मोड़ पर है, दिलचस्प मोड़ पर है। इस खास खबर में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खास चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।